मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12वीं का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेसन है, फ्रॉम एन इलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसा कि पोयम 3 स्टेंजा यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी के 2 स्टेंजा मैं आपको कंटिन्यू करके पढ़ाऊँगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो ये जो पोयम है इलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये लंबी पोयम है। केवल 5 स्टेंजा आपको पढ़ने हैं इसमें से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण पोयम है परीक्षा के व्यू से। और इसके लेखक हैं टॉमस ग्रे। तो इलिजी पहले आप समझिए, फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से लिया गया। तो ये इलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो लंबी पोयम है, वहाँ से ये 5 स्टेंजा आपका लिया गया है। इसका अर्थ समझिए, इलिजी का मतलब होता है शोक गीत और दुखद गीत, और रिटेन माने जो लिखा गया, कहाँ लिखा गया, इन ए कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री माने यहाँ पर गांव देहात, और चर्चयार्ड का अर्थ होता है गिरजाघर। तो गिरजाघर के मंदिर से, वहाँ से, गिरजाघर से यह पोयम लिखा गया है और लिखने वाले इसके लेखक हैं टॉमस ग्रे। ग्रे दुख व्यक्त करते हैं, लेमेंट करते हैं, मौर्न करते हैं। और उसके बाद यह जो पोयम है द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर की घंटी, और टॉल्स माने रिंग्स, बजती है, गिरजाघर की घंटी बजती है। नेल, नेल का मतलब टू इंडिकेट माने संकेत करना, द नेल माने संकेत करता है। पार्टिंग डे, पार्ट माने अलग होना, डे माने दिन, लेकिन यहाँ पर दिन अलग नहीं होगा बल्कि दिन बीतेगा, दिन समाप्त होगा। तो पार्टिंग डे माने दिन के समाप्त होने का संकेत करता है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया है। मैं पिछले भी वीडियो में आपको, पिछले भी पोयम में आपको बताया था कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पर उपयोग होता है। बच्चों 2-3 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच भी आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, इस लाइन में ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। फिर आगे कवि कहता है कि द लोविंग हर्ड, लोविंग माने रंभाते हुए, हर्ड माने पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड, रभाते हुए पशुओं का झुंड, स्लोली धीरे धीरे, विंड, विंड माने चलती हैं, स्लोली माने धीरे धीरे। और कहाँ चलती हैं, कहाँ से, ओवर द ली माने चारागाह से, अर्थात पशु चरने गए हुए हैं चारागाह में, वहाँ से रभाते हुए पशु धीरे धीरे अपने घरों की ओर चलते हैं। द प्लाउमैन, और अगली लाइन में कवि कहता है कि द प्लाउमैन माने किसान, फार्मर्स, होम प्लॉट्स, प्लॉट्स माने भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, हिज वियरी वे, वियरी माने थकना और वे माने रास्ता। यहाँ रास्ता नहीं थकता बल्कि किसान थक करके खेतों से अपने घर की ओर जाता है। बच्चों ये ध्यान में रखना, यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर एपिथेट, जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रांसफर एपिथेट है जो वियरी वे, वियरी वे का मतलब ये होता है कि रास्ता नहीं थकता बल्कि किसान थकता है और वह थक करके अपने घर के रास्ते को पकड़ता है, अर्थात घर की ओर चलता है। अगली जो लाइन है एंड लीव्स द वर्ल्ड, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, लीव्स माने छोड़ देते हैं, द वर्ल्ड संसार को, डार्कनेस कहाँ, अंधेरे में, अर्थात शाम का समय हो गया है, अर्थात रात्रि होने वाली है। एंड टू मी, और मुझे भी वो अंधेरे में छोड़ देते हैं। मतलब ये सारे लाइन ये बताते हैं कि अब संध्या हो रही है, अर्थात रात होने वाला है, और जो है सभी अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। केवल एक अकेला कवि ही ऐसा है जो उस गिरजाघर में है और वह दुख व्यक्त करता है, वह विलाप करता है। फिर अगली स्टेंजा में बीनीथ, कवि कहता है कि बीनीथ माने नीचे, और दोज माने उन रजेड एल्म्स,
दैट यू ट्रीज शेड, कवि कहता है कि उन बेकार एल्म वृक्ष के नीचे और यू वृक्ष के नीचे, वृक्ष के छाया के नीचे, वेयर जहां पर हीप्स ढेर लगा हुआ है, द टर्फ, टर्फ माने घास, हीप्स का मतलब क्या होता है, ढेर लगा हुआ है, उगा हुआ है, सॉरी उगा हुआ है, द टर्फ माने घास, क्या उगी हुई है, घास, घास उगा हुआ है, इन मेनी अ मॉल्डरिंग हीप, और घास कैसे उगा हुआ है, मेनी माने अत्यधिक संख्या में, मॉल्डरिंग माने झड़ते हुए, और कहाँ उगा हुआ है, माने अधिक संख्या में घास उगी हुई है, मॉल्डरिंग हीप, और झड़ते हुए, हीप माने मिट्टी का ढेर, तो जो मिट्टी झड़ रही है वहाँ पर घास उगा हुआ है, अर्थात वो मिट्टी धीरे धीरे झड़ करके गिरती है और घास वहाँ पर है। और ऐसी जगह पर ईच माने प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, नैरो, नैरो माने संकुचित, थोड़ा सा, और सेल का मतलब होता है कब्र, सेल माने कोठरी होता है बच्चों, लेकिन यहाँ कब्र से मतलब है। तो ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदैव के लिए, लेड माने पड़े हुए हैं। और कौन पड़े हुए हैं, द रूड फोर फादर्स माने असभ्य, फोर फादर्स पूर्वज, ऑफ द हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव, स्लीप माने सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, शाश्वत निद्रा ले रहे हैं, अर्थात मर गए हैं। तो इस स्टेंजा में कवि ये बताता है, अपने उन गांव वासियों के बारे में बताता है कि कैसे, किस प्रकार से अब वो मर चुके हैं, मर गए हैं और अपने अपने कब्र में पड़े हुए हैं। और जो तीसरी स्टेंजा है वो कवि क्या कहता है, द ब्रीजी, ब्रीजी, ब्रीजी माने हवा, इंसेंस, इंसेंस माने सुगंध से भरा हुआ, ब्रीजी ऑफ इंसेंस अर्थात सुगंधित हवा। और फिर आगे कहते हैं ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की ब्रीदिंग, ब्रीदिंग माने जो चल रही है, मॉर्न माने सुबह की, मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म मॉर्न, सुबह की सुगंधित हवा जो चल रही है। फिर आगे कहते हैं कि द स्वैलो ट्विटरिंग, स्वैलो माने एक प्रकार का पक्षी होता है, अबाबिल जिसे कहते हैं, ट्विटरिंग उनका चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेट, कहाँ से, फ्रॉम माने से, स्ट्रॉ बिल्ट माने तिनके से बना हुआ है, शेड माने उनका घोंसला, उनका घर। तो कवि ये कहता है कि द स्वैलो ट्विटरिंग, जो अबाबिल है, जो पक्षी है, उनकी चहचहाना कहाँ से, अपने घोंसले से। और घोंसला किसका बना हुआ है, सूखे तिनके का। और आगे कहते हैं द कॉक्स श्रिल, कॉक माने मुर्गे का, मुर्गा, और श्रिल माने तीखा, तेज, क्लैरियन, क्लैरियन का मतलब होता है आवाज। तो बच्चों कॉक्स श्रिल क्लैरियन माने जो मुर्गे की तीखी आवाज है, और द इकोइंग हॉर्न या गूंजती हुई जो बिगुल है, हॉर्न का मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य इंस्ट्रूमेंट, इकोइंग हॉर्न माने जो बजता हुआ, गूंजता हुआ बिगुल है, वो भी नो मोर, अब और अधिक नहीं, सेल राउज देम, उनको उठा पाएगा, कहाँ से, फ्रॉम देयर लवली बेड, उनके सुंदर बिस्तर से। अब वो लवली बेड क्या है, वो कब्र है, क्योंकि वो मर चुके हैं। तीनों स्टेंजा है, ये जो तीनों स्टेंजा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फिगर ऑफ स्पीच है, द ब्रीजी इंसेंस ब्रीदिंग मोर, ये जो लाइन है, द ब्रीजी, सॉरी, द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर, इसमें इस लाइन में मेटाफर है। और जो अगली लाइन है द स्वैलो ट्विटरिंग, चूंकि आवाज़ जो है, ध्वनि जो है दिखा रहा है, तो यहाँ इस लाइन में द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेड, तो यहाँ पर इस लाइन में भी अनुमेटोपोइया है। ये दो फिगर ऑफ स्पीच आपको इन दोनों इस स्टेंजा में मिले हुए हैं। फिर बच्चों ऊपर के 3 स्टेंजा आप पढ़ चुके, ये जो 4th स्टेंजा है इसमें इसका अर्थ आप देखिए। कवि कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पर एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, अर्थात मिमिक्री करना। तो कवि कहता है कि अपने ही पूर्वज के बारे में वो बोलता है, फोर फादर्स के बारे में बोलता है, कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन,
अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी मेहनत पर, टॉयल का मतलब है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। अर्थात वो जो पूर्वज हैं जो मर गए हैं, जिनको कोई जानता नहीं, उनके मेहनत पर महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और देयर होमली जॉयस, होमली अर्थात वो जो आनंद उठाए, उन्होंने जो खुशियां मनाई अपने घर पर, एंड डेस्टिनी ऑब्सिक्योर, और उनका जो भाग्य रहा, और भाग्य कैसा रहा, ऑब्सिक्योर रहा, डार्क माने अंधेरे में रहा। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे पूर्वजों के मेहनत पर महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर आगे कवि कहता है नॉर ग्रेंज्योर, ग्रेंज्योर हियर, ग्रेंज्योर का मतलब यहाँ पर शानदार व्यक्ति, नॉर ग्रेंज्योर हियर, न तो शानदार व्यक्तियों को सुनना चाहिए विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ। क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट माने संक्षिप्त, सिंपल माने सामान्य, एनाल्स माने इतिहास, शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर माने उन गरीब के सामान संक्षिप्त इतिहास को सुनना नहीं चाहिए। किसको नहीं सुनना चाहिए? शानदार व्यक्तियों को। और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक भी उनका नहीं उड़ाना चाहिए। फिर अगली जो स्टेंजा है यहाँ पर बच्चों, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, ये जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण। ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि ये एम्बिशन क्या है, महत्वाकांक्षी, ये निर्जीव होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एज ए लिविंग बीइंग प्रेजेंट करते हैं और उसको मानवीकरण, उसको मनुष्य जैसा बना देते हैं और मनुष्य बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। तो एम्बिशन यहाँ पर निर्जीव है। फिर अगला जो स्टेंजा है उसमें कह रहे हैं कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्राई, कवि कहता है शेखी बखारना किसका? हेराल्ड्राई। हेराल्ड्राई का मतलब होता है ऐसे कुल में पैदा होना जो संपन्न हो, ऊंचे कुल में पैदा होने या जन्म लेने का जो शान है, शेखी बखारना है। या द पॉम्प ऑफ पावर, शान शौकत, ताकत, शक्ति। और ऑल दैट ब्यूटी, ये जो सुंदरता मिली हुई है, ऑल दैट वेल्थ, ये जो धन मिला हुआ है, एवर गेव, जो आपको पहले से मिला हुआ है, अवेट्स, ये सारे इंतजार करते हैं, इलाइक एक समान, इनएविटेबल आवर, इन सबका इंतजार कौन करता है? इनएविटेबल आवर, कभी न समाप्त होने वाला समय। और फिर कवि कहता है कि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, माने ये जो पाथ्स माने रास्ता और ग्लोरी माने शान शौकत सम्मान, ये जो भव्यता, जो शान शौकत का जो रास्ता है, ये कहाँ जाता है? लीड माने आगे बढ़ के जाता है, बट टू द ग्रेव, कहाँ? कब्र में। अर्थात अंत में सब जो है मृत्यु, सबकी मृत्यु होती है, सब कुछ नष्ट होता है। कविता में जो भी लाइन आपको न समझ में आया हो या जो भी शब्द आपको न समझ में आया हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, फिर हम आपको उसको दूर करेंगे।